हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है फोर्थ डायमेंशन एकेडमी के हमारे इस चैनल पे। आज हम हमारी सीरीज को ह्यूमन रिप्रोडक्शन की जो चैप्टर हम देख रहे थे, ठीक है, जो क्लास 12th का है, उसे हम कंटिन्यू करेंगे। बिना किसी देरी के हम शुरू करेंगे। ऑफ कोर्स आशा है आप सभी अच्छा होंगे, है ना। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और आप सभी रिविजन कर रहे होंगे, ठीक है। स्पेशली रिविजन के बारे में बात करें तो रिविजन करना बहुत जरूरी रहता है, ठीक है बच्चों, स्पेशली बायोलॉजी में। बायोलॉजी आप अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन रटने का सब्जेक्ट रहता है, और जितना ज्यादा आप उसे रटेंगे, जितनी ज्यादा बार आप उसका रिवीजन करेंगे, आपको उतना बेटर तरीके से याद रहेगा, ठीक है। देखिए, हो सकता है शायद आप इस वीडियो को जस्ट पहले वाली वीडियो के बाद देख रहे हैं या पहली बार ही देख रहे हैं, ठीक है। या हो सकता है कि जस्ट आप 2-3 दिन बाद, एक लंबे गैप के बाद, जो पुरानी वीडियो उसके बाद देख रहे हैं। बस आप जब भी देख रहे हैं, मेरा कहने का मतलब ये है कि रिवीजन जरूरी है बच्चों, और रिवीजन करते रहोगे तो आपको जो भी आप याद कर रहे हो रिटेन रहेगा, ठीक है। एंड स्पेशली हमारी जब छुट्टियां रहती हैं, है ना, दूसरे बच्चे रिलैक्स करते हैं, तब आपको पढ़ना है। क्लियर। जब दूसरे बच्चे रिलैक्स करेंगे, आप पढ़ोगे तो आपके नंबर इंप्रूव होंगे, ठीक है। ये तो दुनिया के साथ तो दुनिया चल रही है ना बच्चों, सही बात है, ठीक है। चलो, मेरा नाम है प्रेरित सर, और हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे चैप्टर में। तो चलिए, ठीक है। यस, देखिए, हमने पिछली क्लासेस में देखा था, जो हमारे टॉपिक्स थे, दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। हमने उन दोनों के बारे में पूरा पूरा या सब कुछ देख लिया था। आज हमारे सामने क्या है, गेमेटोजेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। देखिए, गेमेटोजेनेसिस क्या होती है। अगर जेनेसिस शब्द की बात की जाए तो मैंने आपको पहले भी बताया है अपनी क्लासेस में, जेनेसिस शब्द जो रहता है वो उत्पत्ति रहता है। उत्पत्ति यानी कि किसी चीज का बनना, फॉर्मेशन या प्रोडक्शन ऑफ समथिंग, ठीक है बच्चों। तो जो हमारा यहाँ पे जेनेसिस शब्द है, आपको उसको समझ में आएगा कि यहाँ पे कुछ हमारी चीज बन रही है। क्लियर, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि जैसे ही हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस, सॉरी, गेमेटोजेनेसिस हमने देखा, तो यहाँ पे किस चीज का फॉर्मेशन हो रहा है बच्चों, यहाँ पे गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है। सर गैमेट्स क्या होते हैं, जर्म सेल्स। जर्म सेल्स जो आगे चल के क्या करेंगे, फ्यूजन करेंगे, ठीक है। हेप्लॉइड सेल्स किस प्रकार से फॉर्म हो रहे हैं हम वो देखेंगे अभी तक, क्योंकि हम बेसिक स्ट्रक्चर्स पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये तो बेसिक स्ट्रक्चर अगर ये था तो आपने जो पढ़ाया, तब आपने डिटेल स्ट्रक्चर कैसा होगा। यस, डिटेल स्ट्रक्चर बहुत डिटेल में है। क्लियर, हमने जस्ट सतह को खरोचा है, वी ओनली स्क्रैच द सरफेस। क्लियर। चलो, इसी के साथ हम गैमेटोजेनेसिस में आगे बढ़ेंगे, और गैमेटोजेनेसिस के बाद में आज की ही क्लास में हम क्या देखेंगे, हमारी स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस भी देखेंगे, यानी कि हमारे स्पर्म्स किस प्रकार से प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। और उसी के साथ हम स्पर्म्स के क्या देखेंगे, जो हमारा एक स्पर्म सेल रहता है ह्यूमन मेल का, उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से रहता है, हम उसको भी देखेंगे, ठीक है बच्चों। आशा है मेरी आवाज ऑडिबल है, क्लियर। अगर नहीं है और वीडियो भी अगर क्लियर नहीं है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ये सही है क्या कि बहुत ज्यादा चमक रहा है? ठीक है, आई गेस दिस इज, बंद कर देता हूँ। यस, वो बहुत ज्यादा चमक रहा था, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं हमारा गेमेटोजेनेसिस, ठीक है। देखिए, यहाँ पे दे के रखा है, गेमेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, ठीक है, दैट इज स्पर्म्स एंड ओवा फ्रॉम द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन द टेस्टिस एंड ओवरीज रिस्पेक्टिवली, ठीक है। यहाँ पे गैमेट्स कौन कौन से हैं बच्चों हमारे, पहला तो है स्पर्म्स एंड दूसरा है ओवा। स्पर्म्स कहां से निकलेंगे, ह्यूमन मेल से। ओवा कहां से निकलेगा, ह्यूमन फीमेल से, ठीक है। यहाँ पे इजी है, समझ दे रखा है। और स्पर्मेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, मैंने बताया था जेनेसिस शब्द का मतलब क्या रहता है। देखो बच्चों, बायोलॉजी में जब भी हम पढ़ते हैं तो बायोलॉजी में टर्म्स को तोड़ तोड़ कर पढ़ना जरूरी है। जब आप टर्म्स को तोड़ तोड़ कर पढ़ेंगे, तभी आपको टर्म के पीछे का एसेंस या उसकी सोल या उसका कोर, CORE, कोर, आपको समझ में आएगा बच्चों, ठीक है। जब आपको ये चीज समझ में आ जाती है कि हमारा, हम किसी टर्म के पीछे क्यों पढ़ रहे हैं, उसके रीजंस को, उसकी टर्मिनोलॉजी को, उसके शब्द के अर्थ को, है ना। हम संधि विच्छेद भी करते हैं, संधि विच्छेद यानी शब्द को तोड़ तोड़ कर पढ़ते हैं, क्यों, ताकि उस चीज के पीछे उसको वो नाम क्यों मिला है,
हमें समझ में आ सके। और बायोलॉजी में टर्म्स बहुत महत्व रखते हैं क्योंकि वही पूरी चीज को एक्सप्लेन कर चुके होते हैं, समझे। चलो बच्चों, यहाँ पे हम देखेंगे हमारा गैमेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन। एक मिनट, यस, देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, फॉर्मेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ द गैमेट्स, ठीक है, ये गैमेट्स की प्रोसेस रहती है जब वो बनते हैं। तो टेस्टिस एंड ओवरीज रिस्पेक्टिवली, स्पर्म कहां से बनेगा बच्चों, टेस्टिस से बनेगा, ओवरीज कहां से बनेगी, सॉरी ओवा कहां से बनेगा, ओवरीज से बनेगा, क्लियर। स्पर्मेटोजेनेसिस इन मेल्स इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस, सॉरी गैमेटोजेनेसिस, हाँ, एंड दैट इन अ फीमेल इज कॉल्ड oogenesis, ठीक है। भैया स्पर्म्स बन रहे हैं तो स्पर्मेटोजेनेसिस, ओवा बन रहा है तो oogenesis, ठीक है, डबल ओ आएगा, याद रखना, ठीक है बच्चों, इजी है, देख लो एक बार इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम बिना किसी देरी के। देखिए ये एक मिनट, यस, देखिए ये एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी पूरी प्रोसेस है ना। ये हमारा एनसीईआरटी में भी दे रखा है ये वाला डायग्राम, या ये वाला चार्ट बोलना चाहिए, क्लियर। ये चार्ट अपने आप में बहुत महत्व रखता है, क्यों, क्योंकि देखो बच्चों, जब भी अगर आप 12th स्पेशली बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे ना, ठीक है, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से ये चार्ट तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि बस ये एक रिवीजन के लिए हेल्प कर सकता है, बट इतना डिटेल नहीं है, ठीक है। अगर आपको नीट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है तो आपको और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, है ना, थ्योरी में से टर्म्स को अंडरलाइन कर करके, हाईलाइट कर करके, नोट्स बना बना करके, ठीक है। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस या एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ oogenesis, तो बच्चों ये डायग्राम आपको बनाने हैं स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis का रिस्पेक्टिवली। क्यों, क्योंकि देखो जब आप डायग्राम बनाते हैं तब हमारे नंबर जो है वो इंक्रीज होते हैं, ठीक है। और ये डायग्राम बेसिकली, डायग्राम तो नहीं बोलना चाहिए, फ्लो चार्ट है जो हमारे ओवरऑल जो भी हो रहा है स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में उसको एक्सप्लेन कर रहा है, क्लियर। ये डायग्राम को अभी आप एक जस्ट ओवरव्यू देख लीजिए, एक बार इसको देख लीजिए। जब हम oogenesis पढ़कर खत्म हो चुके होंगे, ठीक है, oogenesis की जब हमारी क्लास खत्म हो चुकी होगी, तब मैं बताऊंगा कि इस डायग्राम का महत्व कैसे था, क्यों था, है ना, और किस प्रकार से हम इसको यूज कर सकते हैं रिवाइज करने के लिए, ठीक है बच्चों, समझ में आया। चलो हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में। ये था हमारे गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस में हमारी ये दोनों चीजें आ जाती है, दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, हमारी नेक्स्ट प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। चलो, in the testes, the immature male germ cells, spermatogonia, produce sperms by spermatogenesis that begins at puberty. ठीक है, पहला पॉइंट क्या कह रहा है बच्चों, एक सेकेंड, इसका तीसरा भी ले ही आते हैं, ठीक है। देखिए जब हमारा टेस्टिस में इमेच्योर मेल जर्म सेल्स रहते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, बोलो, ये देखो, इसे हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है, मैं लेफ्ट हैंड इसलिए वो थोड़ा सा लाइन, प्रोड्यूस स्पर्म्स बाय स्पर्मेटोजेनेसिस दैट बिगिंस एट प्यूबर्टी। ये कब चालू होता है, प्यूबर्टी में चालू हो जाता है क्या, हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया हमारे मदर सेल रहती है ना, मतलब यहां से हमारा जर्म सेल्स, मेल जर्म सेल बनना स्टार्ट होता है, याद रहेगा। फिर देखो, द स्पर्मेटोगोनियल सेल्स प्रेजेंट इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, कहां पे रहती है ये, जर्मिनल में रहती है, जर्मिनल एपिथेलियम मैंने बताया था, जर्मिनल एपिथेलियम में ही हमारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, मतलब कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का जो जर्म लेयर रहती है, जर्मिनल एपिथेलियम रहती है, ये वहीं से हमारे स्पर्मेटोगोनिया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में आते हैं, और उनको हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनियल सेल्स बोलते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय माइटोटिक डिवीजन, है ना बच्चों, माइटोटिक डिवीजन क्या होता है, कौन बताएगा, कमेंट करो, 3 2 1, यस, माइटोटिक डिवीजन होता है हमारा इक्वेशनल डिवीजन, ठीक है, इक्वेशनल डिवीजन बेसिकली एक इस प्रकार का डिवीजन जो हमारा रिजल्ट करता है दो इक्वल नंबर में, ठीक है, और इसकी जो प्लॉइडी रहती है वो चेंज नहीं होती है, जो मदर सेल की है वही डॉटर सेल्स की प्लॉइडी रहती है ना, दो डिप्लॉइड सेल्स को जनरेट करता है माइटोटिक डिवीजन,
क्लियर, इसमें कुछ भी रिडक्शन नहीं होता है ना। उसके बाद हम देखेंगे डिवीजन एंड इंक्रीजेस इन नंबर, ठीक है। 2n है तो 2n क्या प्रोड्यूस करेगा, 2n, और एक और क्या प्रोड्यूस करेगा, वो 2n, फिर ये और क्या प्रोड्यूस करेगा, यानी कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 और फर्दर हमारा होता रहेगा, ठीक है। Each spermatogonial sperm cell is diploid and contains 46 क्रोमोसोम, ठीक है। हम ह्यूमन के बारे में पढ़ रहे हैं तो ह्यूमन में याद रखने की बात है कि बेटा 46 क्रोमोसोम होते हैं टोटल, और पेयर्स कितने रहते हैं क्रोमोसोम्स की, वो रहती है ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट नहीं एग्जैक्ट 23, ठीक है। इतना समझ में आया, एक बार देख लीजिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसी के साथ बिना किसी देरी के। आई होप दिस वॉज इजी। अभी तक क्या हुआ आपको समझ में आया, ठीक है। ये हमने जो देखा ये एक प्रकार से पहली स्टेज थी, किस चीज की बच्चों, स्पर्मेटोजेनेसिस की। क्या थी ये, पहली स्टेज थी, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट क्या दे रखा है, सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनियल स्टेम cells develop into primary spermatocytes which undergo meiosis periodically, ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पर देखिएगा, हमारी जो कुछ स्पर्मेटोगोनियल स्टेम सेल्स होती है, यानी कि जिनकी मदर सेल्स या जो 2n नंबर ऑफ बन रहा है हमारे साथ में, हमारे सामने स्पर्मेटोगोनिया में, ठीक है, वो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं वो, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बेसिकली जो आपका स्पर्मेटोगोनियम था, ये स्पर्मेटोगोनिया था, ठीक है। गोनिया सिंगुलर के लिए रहता है, गोनियम जो रहता है मल्टीपल के लिए रहता है, याद रखना, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया जो था वो हमारा क्या होगा, अब नंबर में इंक्रीज हो रहा है, उसमें से जब नंबर में इंक्रीज हो रहा है तब वो थोड़ा सा क्या होगा, मैच्योर होगा, और जब वो थोड़ा सा मैच्योर होगा वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या हो जाएगा बच्चों, कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और जब वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट होगा, ठीक है, तो वो किसके थ्रू जाएगा, मियोसिस के थ्रू, उसमें स्टार्ट हो जाएगा प्रोसेस, क्या स्टार्ट हो जाएगा, मियोसिस का प्रोसेस, ठीक है। मियोसिस आपकी अगेन एक ऐसी प्रोसेस रहती है जहां पर क्या होता है बच्चों, मियोसिस की प्रोसेस में, मियोसिस की प्रोसेस में ये होता है कि हमारा जो मदर सेल रहती है वो 4 डॉटर सेल्स को बनाती है जिनकी प्लॉइडी हाफ रहती है, प्लॉइडी यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। यानी कि 2n की अगर हमारी मदर है तो वो क्या बनाएगी, 4, एक है 9th का है बच्चों, ये 9th का और 11th का है, ठीक है। अगर 2n रहेगा तो ये हमारा क्या बनाएगा, n, n, n और n बनाएगा, ठीक है। इसे हम और भी क्या कहते हैं, मियोसिस को। पिछली वाली क्या थी, इक्वेशनल डिवीजन थी, क्योंकि उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहे थे, जितने मदर में थे उतने ही क्या थे, डॉटर सेल्स में भी थे, ठीक है। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा मियोसिस में रिडक्शन हो रहा है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, रिडक्शनल डिवीजन। इसे हम क्या कहते हैं, रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़े, चलो देखो फिर नेक्स्ट दे रखा है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंप्लीट्स द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन दैट इज मियोसिस 1। अरे भैया 11th में पढ़ा है, मियोसिस में दो प्रोसेस होती है, मियोसिस 1 एंड 2। आगे बढ़ेंगे 11th का ये, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ टू इक्वल साइज्ड यानी कि हैप्लॉइड सेल्स कॉल्ड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। इसमें याद रखने की बात है, देखिए एक मजेदार चीज बताता हूँ, बड़े ही मजे आएंगे इसको याद करने में, है ना। मियोटिक डिवीजन में याद रखना, मियोटिक डिवीजन जब भी सुनो तो याद रखना क्या, अनिल कपूर। अरे सर अनिल कपूर कहां से आ गया, सुनो, अनिल कपूर बेसिकली क्या करता है, धिना धिंदा, यानी कि 1 2 का 4, 1 2 का 4 करता है, याद रखेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 2 का 3 होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या होगा, 1 2 का 4 होगा, ठीक है। हमारी जब मियोसिस नहीं हुई है, एक मिनट इसको बड़ा लिख देता हूं, देखिए 1 2 4, ठीक है। 1 में क्या हो रहा है, एक मिनट इसको दूसरे कलर से लिख लेते हैं, यस, मियोसिस 1, और इसमें क्या हो रहा है बच्चों, मियोसिस 2, ठीक है। अरे यार दिख नहीं रहा है क्या,
इसको मैं येलो से ही लिख देता हूँ। आई गेस आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि मियोसिस मियोसिस 1 में क्या होता है और मियोसिस 2 में क्या होता है। मियोसिस 1 में जब रहता है, ठीक है, तो मियोसिस 1 से जब मियोसिस 2 में जाता है, यहाँ पर इस वाले में जाता है, तब हमारा क्या हो जाता है, सेल्स जो है वो डिवाइड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, सेल्स डिवाइड तो हो ही जाते हैं, उनकी प्लॉइडी भी कम हो जाती है, ठीक है, डिवाइड हो जाते हैं और प्लॉइडी भी रिड्यूस हो जाती है, प्लॉइडी रिड्यूसेस, ठीक है। अब विजिबल आई गेस, यस, ठीक है बच्चों थोड़ा सा चलिए, प्लॉइडी क्या हो जाती है, जब पहली डेट इज पहली स्टेज जो रहती है, वहां से जब हम हमारे सेकंड दो में जब कन्वर्ट होते हैं, ठीक है, मियोसिस 1 में 1 से 2 में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जब ये 1 से 2 में कन्वर्ट होते हैं तो ये n+n इसमें कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। और फिर जब मियोसिस 2 होता है तो मियोसिस 2 जो रहता है वो हमारा माइटोसिस के समान ही होता है, और जहां पर क्या होता है, हमारा n+n किस में बदल जाता है, इसमें बदल जाता है, 4 सेल्स में, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को, क्लियर। ये बेसिक है, ये सब 11th का है यार, बेसिकली अगर पूरा पूरा ये सब 11th का ही है, ठीक है। समझ में आया आप सभी को, क्लियर, इसमें कुछ लिखना तो नहीं है, यस। और इसमें होता क्या है, 1 2 का 4, क्लियर। इसमें क्या होता है, 1 2 का 4। याद रखने की बात यह है कि जो हमारी पीमेट प्रोसेस रहती है, पीमेट प्रोसेस बोले तो कौन सी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो प्रोफेज के 1 वाले फेज में है ना, प्रोफेज 1 यानी मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में होता है रिकॉम्बिनेशन, है ना। हमने इसी चैप्टर के फर्स्ट स्लाइड में ये सब चीजें डील कर ली है। रिकॉम्बिनेशन में क्या चीज होती है मैं बता चुका हूं, अगर नहीं है तो वो जाके देख लीजिएगा। चलिए, यहाँ पे आई बटन में डल जाएगा वो वीडियो, ठीक है। चलो हम आगे बढ़ेंगे इसी के साथ में, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ टू इक्वल sized haploid cells called secondary spermatocyte. Each secondary spermatocyte is haploid and have only 23 chromosomes, ठीक है। और एक जो हमारा यहाँ पर क्या रहता है, मियोसिस के बाद जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बाद में जो बनता है वो क्या बनता है हमारा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। और जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट रहता है उसकी प्लॉइडी हाफ रहती है, यहाँ पे दे रखा है, और 46 का हाफ करेंगे बच्चों तो क्या हो जाता है, 23 हो जाता है, ठीक है। चलिए अभी हम यहाँ पे देखते हैं, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है, 1 मिनट। चलिए फटाफट बिना किसी देरी के हम ये लेक्चर खत्म करेंगे, यस, ठीक है। ठीक है, हमारे पास में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, क्या है हमारे पास में, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। उसके बाद में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का कैसा रहता है, 2n रहता है प्लॉइडी, है ना। मियोसिस 1 हुई तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, जिनकी कैसी थी प्लॉइडी, डॉटर सेल्स की n और n थी, ठीक है। फिर सेकेंड मियोटिक डिवीजन हुआ, फिर जो ये n और n था इन दोनों में सेकेंड मियोटिक डिवीजन हुआ तो ये इसमें कन्वर्ट हो गए, ठीक है। और इसको हमने फिर फर्दर क्या बोला, पढ़ो, स्पर्मेटिड 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 स्पर्मेटिड, ठीक है। और जो स्पर्मेटिड्स थे वो कैसे थे, 4 इक्वल साइज्ड हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स, कैसे थे वो, 4 थे, इक्वल थे प्लॉइडियन अमाउंट में, साइज में भी इक्वल थे, और कैसे थे, हैप्लॉइड थे, ठीक है। समझ में आया, यही है पूरा आपका स्पर्मेटोजेनेसिस। अब इसमें दो प्रोसेस और रहती है, एक रहती है स्पर्मियोजेनेसिस, ध्यान से सुनना, स्पर्मेटोजेनेसिस अलग होता है, स्पर्मियोजेनेसिस अलग होता है, और स्पर्मिएशन अलग प्रोसेस होती है, ठीक है। चलो हम देखेंगे, ये देखो स्पर्मियोजेनेसिस आई वाज टॉकिंग अबाउट, ठीक है। देखो 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 यहाँ पे दे रखा है, क्या दे रखा है बच्चों, पढ़ो, the spermatids are transformed into spermatozoa sperms by the process called spermatogenesis, ठीक है। क्या कह रहा है, सॉरी, स्पर्मियोजेनेसिस, यस यस, स्पर्मियोजेनेसिस में क्या होता है,
जो हमारे स्पर्मेटिड्स है, ठीक है, वो एक न्यूक्लियस की तरह है। किसकी तरह है? वो एक न्यूक्लियस या बोलना चाहिए एक राउंड हमारे के ना नॉर्मल सेल की तरह है, ठीक है। बट आप सभी को पता है कि जब भी हम पढ़ते हैं किस विषय में, हमारे स्पर्म्स के विषय में जब भी हम पढ़ते हैं, क्लियर, तो जब भी हम स्पर्म्स के विषय में पढ़ते हैं, वो ऐसा राउंड न्यूक्लियस सेल्स का तो नहीं रहता है, ठीक है, वो ऐसा राउंड न्यूक्लियस सेल्स का तो नहीं रहता है। वो कैसा रहता है बच्चों? वो रहता है हमारा ऐसा कुछ कीड़े जैसा स्ट्रक्चर रहता है उसका। किसके जैसा स्ट्रक्चर रहता है बच्चों? कीड़े जैसा स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे जैसा है, तो ये इससे कैसे उसमें कन्वर्ट हुआ, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। बहुत इजी है, ठीक है। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। चलो, ट्रांसफॉर्म इनटू स्पर्मेटोजोआ बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। फिर देखो, आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस, है ना, अब जो स्पर्म्स थे वो कंप्लीट तरीके से किस में कन्वर्ट हो गए हैं? एक मिनट, आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ उस विषय में, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। ये देखो भाई, ये हमारा स्पर्मेटिड है, ठीक है, इसमें सेंट्रियोल्स थे, ये पूरा ऐसा था, ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एक्रोसोमल वेसिकल्स, है ना, थोड़ा सा डिटेल में है, ये आईसीसी आईएससी कोर्स वालों को रहता है 11th 12th में। उसके बाद देखना, यहाँ पर ये है हमारा 1 से 2 बनता है, 2 से तीसरे उसमें बनता है, ठीक है। धीरे से हमारे जो सेंट्रियोल्स है वहां से फ्लैजेलम बाहर आ जाता है, ठीक है, सेंट्रियोल से क्या आ जाता है? फ्लैजेलम बाहर आ जाता है। ये सब स्टेजेस है, ऐसे एग्जैक्ट इतनी स्टेजेस नहीं रहती है, बट एक आपको एक्सप्लेनेशन के लिए, स्टडी पर्पसेस के लिए है। उसके बाद में ये बेजल बॉडी दिख रही है आपको, ठीक है, बेजल बॉडी में हमारा ये फिर फ्लैजेलम है। फ्लैजेलम क्या करेगा? मोटाइल ऑर्गन है, लोकोमोशन में हेल्प करेगा, मूवमेंट में हेल्प करेगा। उसके बाद में माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, इन नेक रीजन में आपको माइटोकॉन्ड्रिया दिखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि ये हम इसका आगे पढ़ेंगे जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे स्पर्म्स के, ठीक है। और फिर ये एक्रोसोम में इन सबके हम पढ़ेंगे ना, फिर डिटेल में फिर देखेंगे, ठीक है। बट आई होप आपको स्पर्मियोजेनेसिस समझ में आया, क्लियर। चलिए, है ना, अब देखिए स्पर्मियोजेनेसिस जब हो जाता है तो भैया हमारे स्पर्म्स बन गए, अब वो बेचारे बाहर कैसे आएंगे, है ना, तो उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बच्चों? पढ़ो, स्पर्मिएशन। मेरे पीछे पीछे पढ़ना, ठीक है, साथ साथ में बोलो। आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस, हाँ आप नहीं पढ़ रहे हो मेरे को पता है, पढ़ो साथ में। आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस, sperm heads become embedded in the Sertoli cells and are finally released from the seminiferous tubules by the process called spermiation, ठीक है। देखिए, हमारे जैसे ही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में इतनी सारी प्रोसेस हुई, है ना, स्पर्मेटोजेनेसिस हुआ, स्पर्मियोजेनेसिस हुआ, ठीक है। अब हमारे जो क्या है, स्पर्मेटोजोआ है ना, या जनरल बोलना चाहिए जो स्पर्म्स है, वो अभी भी मैच्योर नहीं हुए, कंप्लीट मैच्योरेशन नहीं आया है, ठीक है, अभी भी पैसिव स्टेट में है। और पैसिव स्टेट में वो सर्टोली सेल्स के अंदर उनका मुंडा घुसा हुआ है ना, उनका सर हेड उनका अंदर घुसा हुआ है। क्यों? अरे बेटा सुनो, सर्टोली सेल्स क्या काम करती है? हमने देखा था सर्टोली सेल्स काम करती है हमारा न्यूट्रिशन का। किसको न्यूट्रिशन देगी? वो स्पर्म्स को न्यूट्रिशन देगी, क्लियर, है ना। वो क्या करेगी? स्पर्म्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करेगी। और जैसे ही वो स्पर्म्स के न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है तो स्पर्म्स उसी में अपने हेड को एम्बेड करके रखते हैं। और जैसे ही वहां से वो रिलीज हो जाते हैं, ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्पर्मिएशन, है ना। देखो, एंड आर फाइनली रिलीज्ड फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मिएशन। आई होप दिस वाज इजी कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जब स्पर्म्स बाहर जाते हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्पर्मिएशन बोलते हैं, ठीक है। देखो, spermatogenesis starts at the age of puberty due to significant increase in the secretion of gonadotropin releasing hormone GnRH, which is a hypothalamic hormone, ठीक है। ये लाइन एग्जैक्टली आपके एनसीईआरटी की है, सुनो। वो देखो वहां पर क्या कह रहा है कि हमारा जब भी हम देख सकते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, तो वो कब होता है ना, वो तब होता है जब हमारा जीएनआरएच, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, पढ़ो, इसको मार्क कर देता हूं मैं, रुको मैं समझाता हूँ, है ना। ये भैया हार्मोन्स वाला मामला है, बड़ा ही दिलचस्प रहता है, बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड रहता है जब तक आप इसको प्रॉपर तरीके से समझे नहीं। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है जिसको हम क्या कह रहे हैं? जीएनआरएच, ठीक है। ये हाइपोथैलेमस नाम का बॉडी में एक वो रहता है, ग्लैंड रहता है छोटा सा पीछे, है ना, वो हार्मोन सेक्रेट करने का काम करता है। हाइपोथैलेमस क्या करता है? देखो, हाइपोथैलेमिक हार्मोन रहता है ये जीएनआरएच, ये क्या करता है? ये जीएनआरएच को रिलीज कराता है, ठीक है,
ये क्या करता है, जीएनआरएच को रिलीज कराता है। और जीएनआरएच पता है किसके पास जाता है, हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाता है। हम उसे भी देखेंगे किसके पास जाता है। पिट्यूटरी के दो हिस्से रहते हैं ना, कुछ इस प्रकार का उसका हिस्सा रहता है। तो उसका एक आगे वाला रहता है और एक पीछे वाला रहता है। आगे वाले के पास जाएगा ये एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाएगा, और एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाने के बाद में ये क्या बोलेगा कि सुनो भैया आपको रिलीज कराना है दो हार्मोन, कौन कौन से, एक तो ये कराएगा एफएसएच और एक ये कराएगा एलएच। ठीक है, कौन कौन से दो हार्मोन कराएगा, एफएसएच और एलएच। ठीक है, एफएसएच का मतलब रहता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, और एलएच का मतलब रहता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, इसमें से एक, चलो मैं उसमें आगे देख ही लेते हैं हम। ठीक है, इतना समझ में आया कि हमारा गोनेडोट्रोपिक हार्मोन क्या कर रहा है, ये जा रहा है हाइपोथैलेमस सेक्रेट कर रहा है जीएनआरएच। जीएनआरएच जा रहा है हमारे किसके पास में, पिट्यूटरी के पास में। पिट्यूटरी से एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो किसको रिलीज करवा रही है, हमारे एफएसएच को रिलीज करा रही है और एलएच को रिलीज करा रही है। ठीक है, एफएसएच और एलएच को रिलीज करा रही है, ये दोनों आगे जाके किसमें एक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम उसको देखते हैं। सारी चीजें एक स्लाइड में पढ़ा दूंगा क्या, ये देखो। The increased level of GnRH acts on the adenohyphosis of pituitary gland and stimulates secretion of two types of gonadotropin hormones. ठीक है, that is luteinizing hormone और एक रहता है follicle stimulating hormone। ठीक है, ये याद कर लेना, ये जो टर्म्स है ना, एडिनोहाइपोफाइसिस। ठीक है, एडिनोहाइपोफाइसिस, हाइपो का मतलब मैंने बताया था, फाइसिस यानी कि हैंगिंग स्ट्रक्चर। एडिनो, एडिनो मतलब इट इज अ ग्लैंड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है ना, ग्लैंड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है ये, कुछ को हार्मोन रिलीज करने वाला स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसको एक बार देख लो आप। चलो, LH acts on the Leydig cells and stimulates secretion of androgens। ठीक है, हम देखते हैं LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, याद रखना बच्चों, LH क्या करेगा। अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा सा ट्रिक बताता हूं आपको याद करने का। ठीक है, देखिए होता क्या है, अब हमको करना है इसे याद कि भैया क्या चीज क्या कर रही है ना। बच्चों को अक्सर एलएच में और सॉरी हमारे लेडिक सेल्स में और हमारा सर्टोलिक सेल्स में डिफरेंस पता नहीं होता है, उसमें कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो लेडिक सेल्स आपको याद करके रखना है कि लेडिक सेल्स कुछ नहीं करेगी, आपको एस फॉर सर्टोली सेल्स और एस फॉर सूप, है ना। सूप क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है ना, तो एस फॉर साइरप या सूप और एस फॉर सर्टोली सेल्स न्यूट्रिशन के लिए रहेगा। और जो एलएच रहेगा, सॉरी जो आपका लेडिक सेल्स रहेगा, वो आपका रहेगा हमारे एंड्रोजन को रिलीज करवाने के लिए। ठीक है, एंड्रोजन इज बेसिकली टेस्टोस्टेरोन ओनली। क्लियर, ठीक है बच्चों, समझ में आया, ये हम चीज डील कर चुके हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में थोड़ी सी, है ना। चलो, अब याद रखना एल फॉर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एल फॉर लेडिक सेल्स। ठीक है, तो एलएच किस पे एक्ट करेगा, लेडिक सेल्स पे। बचा क्या, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग किस पे एक्ट करेगा, बताओ 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 बताओ, सर्टाली सेल्स पे। ठीक है, अब देखो लेडिक सेल्स क्या करते हैं, एंड्रोजन को रिलीज कराते हैं और एंड्रोजन इन टर्न स्टिमुलेट्स द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, एंड्रोजन फर्दर क्या कराता है, हमारी प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है, यानी कि स्टार्ट करने का काम करता है। बेटा कौन सी प्रोसेस, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस। ठीक है, देखो FSH acts on the Sertoli cells and stimulates secretion of some factors which helps in the process of spermiogenesis। ठीक है, सर्टोली सेल्स में FSH जब एक्ट करेगा, ठीक है, तब वहां पे क्या होगा, स्पर्मियोजेनेसिस भी रिलीज होगा, स्पर्मियोजेनेसिस भी स्टार्ट होगा। ठीक है, अगर FSH नहीं है तो स्पर्मियोजेनेसिस नहीं होगा, और अगर LH नहीं है तो स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगा। ये नीट का क्वेश्चन है भाई, याद कर लेना कि अगर LH नहीं होगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगा, और अगर FSH नहीं होगा तो हमारा स्पर्मियोजेनेसिस नहीं होगा। याद रहेगा, ठीक है। चलो भाई, ठीक है, बताइए, कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा आपका 7 करोड़ का प्रश्न।
इन मेल स्पर्मेटोजेनेसिस अकर्स एट फीटल स्टेज में होता है क्या स्पर्मेटोजेनेसिस? मैंने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है। एम्ब्रियोनिक स्टेज में तो नहीं होता है। बोथ फीटल एंड एम्ब्रियोनिक स्टेजेस, ये भी नहीं है। सही आंसर क्या हो सकता है? ठीक है, चलो बताओ भाई। The number of sperms produced from single spermatogonial cell is, बताओ कितने रहते हैं? ठीक है, चलो यहाँ पे हम आपको चीज सिखाता हूँ छोटी सी, बहुत मजे आएंगे। ठीक है, सब लोग इधर इधर ध्यान दो। ठीक है, सब लोग इधर ध्यान देना। ठीक है, एक चीज रहती है हमारे जो हमें कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में हेल्प करती है। ठीक है बच्चों, किस में हेल्प करती है? कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, है ना, स्पेशली जो हमारे ऑब्जेक्टिव वाले रहते हैं। ठीक है, उसमें ये क्या करती है? हेल्प करती है। इस चीज को हम क्या कहते हैं? याद रखना, इस चीज को कहते हैं हम डिडक्टिव थिंकिंग। डिडक्टिव थिंकिंग। ठीक है, क्या कहते हैं हम इसे बच्चों? डिडक्टिव थिंकिंग। इसका मतलब इंस्टेड ऑफ फोकसिंग, है ना, इसका मतलब ये रहता है कि बजाय इसके कि हम फोकस करें उस चीज पर जो सही आंसर है, हम फोकस करें इस चीज पर कि जो सही आंसर नहीं हो सकता है। सर आप क्या बोल रहे हो, करके दिखाओ। ठीक है, सुनो, देखो, नंबर ऑफ स्पर्म सेल्स या स्पर्म्स प्रोड्यूस फ्रॉम अ सिंगल स्पर्मेटोगोनियल सेल। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताओ कि जो स्पर्म सेल्स रहते हैं वह डिप्लॉयड रहते हैं कि हैप्लॉयड रहते हैं? पहले तो ये बताओ, कैसे रहते हैं? डिप्लॉयड नहीं, हैप्लॉयड रहते हैं। ठीक है, चलो, तो हैप्लॉयड रहते हैं तो डिप्लॉयड वाले ऑप्शंस कट कर दे क्या हम? ठीक है, तो देखो यहाँ पे डिप्लॉयड है ना, और कहां पे डिप्लॉयड है? डायरेक्ट क्वेश्चन से मैंने देखा ऑब्जेक्टिव्स, तो ये और ये तो नहीं हो सकता आंसर। ठीक है, इसको कट कर दिया। क्लियर? अब बताओ, अब हमारा कौन सा है यहाँ पे? कितने बचे? फर्स्ट और थर्ड हो सकते हैं। ठीक है, हमारी प्रोबेबिलिटी बढ़ गई फर्स्ट और थर्ड में से। अब मुझे बताओ कि मैंने क्या सिखाया था थोड़ी देर पहले? 1 2 का 4, चलो छोड़ो, आपको वो भी याद नहीं है। ठीक है, तो एक बेसिक तो याद होगा कि हमारा जब भी एक प्रोग्रेशन में बढ़ेगा आगे, ठीक है, तो 1 से 3 तो नहीं होते हैं, 1 से 2 में कन्वर्ट होता है, कॉमन सेंस। और 2 से हमेशा किस में कन्वर्ट होगा? 4 में। भैया या तो 2 सही आंसर रहेगा या तो 4 सही आंसर रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन देख लें। ठीक है, यहाँ पे है 4 और यहाँ पे है 6, तो 6 तो आ ही नहीं सकता। मैंने आपको जस्ट अभी बताया, या तो 2 रहेगा या तो 4 रहेगा। ठीक है, तो 6 तो आ ही नहीं सकता। इसका मतलब ये भी गलत आंसर है और सही आंसर हमारा ये है, फर्स्ट वाला। ठीक है बच्चों, इसी चीज को हम कहते हैं डिडक्टिव थिंकिंग। ठीक है, चलो, देखा, अब हम देखेंगे क्या? हमारा स्ट्रक्चर ऑफ अ मैच्योर स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, क्या देखेंगे हम? स्ट्रक्चर देखेंगे और स्ट्रक्चर के जो फंक्शंस रहते हैं वो देखेंगे एक मैच्योर स्पर्मेटोजोआ का। ठीक है, इसमें मजे आएंगे। ठीक है, हमारा इस प्रकार से कुछ स्पर्म्स का बेसिक एक स्ट्रक्चर रहता है। क्लियर? देखो बच्चों, यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे दो चीज देखने की है ना। ये देखिए, स्पर्म का मतलब रहता है बीज, यानी कि सीड। ठीक है, और हमारा जोन का मतलब रहता है एनिमल, यानी कि एनिमल का सीड या एनिमल का बीज बोलना चाहिए, वो क्या रहता है? हमारा स्पर्मेटोजोआन। ठीक है, स्पर्मेटोजून नहीं होता है, स्पर्मेटोजोआन होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए हम इधर देखते हैं हमारा नेक्स्ट। ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें रहती हैं? इसमें कुछ बेसिक पार्ट्स रहते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों, क्या क्या बेसिक पार्ट्स रहते हैं इसमें? चलो देखो, सबसे पहला तो रहता है हमारा टेल। ठीक है, टेल के बाद में हमारा रहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूरे स्पर्म को हमारे क्या करता है? कवर करके रखता है। ठीक है, उसके बाद एक नेक रीजन रहता है, ठीक है, बीच में इधर, और एक मिडिल पीस रहता है, टेल के जस्ट बाद में एक मिडिल पीस रहता है जिसमें माइटोकॉन्ड्रियन रहते हैं ना, स्पाइरल शेप के माइटोकॉन्ड्रिया रहते हैं। क्यों रहते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब स्पर्म ट्रेवल करता है ना, तो उसको उसका फ्लैजिला जो या उसकी टेल है ना, उसको रैपिडली मूव करना पड़ता है।
और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एटीपी प्रोड्यूस करता है, 9th क्लास में 10th क्लास में देखा है फाउंडेशन कोर्सेस में, ठीक है। एटीपी क्या रहता है, बायोलॉजिकल एनर्जी करेंसी रहती है, क्लियर। अभी एटीपी क्या करेगा बच्चों, यहाँ पे उसको एनर्जी प्रोवाइड करेगा, किसको, हमारी टेल को, जिससे हमारा स्पर्म क्या कर सकता है लोकोमोशन कर सकता है, मूवमेंट कर सकता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया रहते हैं, स्पेशली सेल्स, ठीक है। और हमारा फिर हेड रीजन रहता है, हेड रीजन में दो चीजें रहती हैं, एक तो रहता है न्यूक्लियस, जिसकी अगर प्लॉइडी की बात करें तो n नंबर ऑफ उसमें वो रहता है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो एक्रोसोम रहता है सबसे आगे वाले स्ट्रक्चर में, जो कि एक टोपी के आकार का या एक टोपी जैसा रहता है कुछ, ठीक है। इसको हेड लाइक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं एक्रोसोम को। एक्रोसोम बच्चों हमारा ये काम करता है कि जब फीमेल तक जाता है स्पर्म्स, ठीक है, तो फीमेल का जो ओवा का लेयर रहता है ना, ऊपरी लेयर, उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है। हम देखेंगे और इसको डिटेल में, ठीक है। इतना समझ में आया बच्चों, ये हमारे कुछ बेसिक पार्ट्स, आप इसको एक बार देख लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, द स्पर्मेटोजोन इज एन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल। हेड रहता है और इसमें नेक रहता है और इसमें मिडिल पीस रहता है और इसमें टेल रहती है, क्लियर। ये हमने अभी देख लिया, इसमें और भी चीजें रहती है, मैंने आपको वो भी बता दी है, ठीक है। चलो बच्चों देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनवेलप्स द होल बॉडी ऑफ स्पर्मेटोजोअन, ठीक है। क्या करता है वो, पूरी बॉडी को क्या करके रखता है, कवर करके रखता है स्पर्मेटोजोअन की, ठीक है। ये देखो, द हेड ऑफ अ स्पर्मेटोजोअन कंटेन्स एन इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस, ठीक है। इसमें क्या रहता है, एक इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस रहता है ना, मैं आपको बता चुका हूँ, ऐसा लंबा सा। और आपको देखो एक्रोसोम क्या कर रहा है, वॉल पर आकर डाइजेशन का काम करेगा, ठीक है। ये देखिए, चलो, द हेड इज कवर्ड बाय अ कैप लाइक स्ट्रक्चर, द एक्रोसोम, ठीक है। ये मैं आपको बता चुका हूं, एक्रोसोम एक हेड, उसके हेड के ऊपर रहता है कैप लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। देखिए देखिए, अब यहाँ पे देखिए बहुत जरूरी चीज, एक्रोसोम के अंदर बच्चों क्या क्या रहता है, एक्रोसोम कंटेन्स न्यूमरस एंजाइम्स, जैसे कि क्या क्या, प्रोटीएसेस, है ना। एसेस जहां पे भी रहेगा ना, देखो मैं आपको बता ही देता हूँ, यस, एसेस जहां पर भी रहेगा इसका मतलब वो डाइजेस्टिव, है ना, डाइजेशन का यानी कि ब्रेक डाउन का, या आपका बोलना चाहिए एक पेनिट्रेटिंग, ठीक है, उन सब चीजों में हेल्प करेगा, है ना। एसिड रहते हैं और फॉस्फेटेज रहते हैं और हायालुरोनिडेस रहते हैं, ठीक है, दैट हेल्प द फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम, यानी कि कैसे करेगा, पेनिट्रेशन का काम करेगा इनटू द ओवम, ठीक है। ये ओवम की वॉल रहती है, उसमें पेनिट्रेशन का काम करता है, ठीक है। ये दिख रही है, ये ओवा की लेयर है और ये स्पर्म हमारा इस तरफ जा रहा है, ठीक है। किस तरफ जा रहा है बच्चों, देखो इधर, स्पर्म जो है हमारा इस तरफ जा रहा है और इसको पेनिट्रेट करेगा, कैसे करेगा, उसके पास में इतनी सारी शक्तियां हैं, ठीक है। देख लो एक बार, लो देख लो, मैं हट जाता हूँ, ठीक है बच्चों, आगे बढ़े, चलो। The middle piece possesses numerous mitochondria which produce energy for the movement of the tail, ठीक है। यहां पर क्या है, the middle piece possesses numerous mitochondria which produce energy for the movement of the tail। ये मैं बता चुका हूं आप सभी को कि ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है, एनर्जी प्रोड्यूस करती है, एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म मैं नहीं बता रहा, आप सभी मेरे को कमेंट करके बताएंगे एटीपी का फुल फॉर्म क्या रहता है, ठीक है। अरे वाह, ठीक है, चलो, विच हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ टेल। स्पर्म्स मोबिलिटी इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। भैया स्पर्म्स को मोटाइल होना क्यों जरूरी है, अगर स्पर्म्स मोटाइल नहीं होगा, अगर वो आगे नहीं बढ़ेगा, वो चलेगा नहीं, ठीक है। तो क्या वो उसके टारगेट यानी कि उसके ओवा तक पहुंच पाएगा बच्चों, बताओ, तो क्या वो उसके टारगेट या उसके ओवा तक पहुंच पाएगा, नहीं सर नहीं पहुंच पाएगा। क्यों नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि उसका काम ही है ओवा तक पहुंचना और ओवा को फर्टिलाइज करना, ठीक है।
ये तो हम पुरानी क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि जो मेल का जर्म सेल्स रहता है, क्लियर, जो मेल का जर्म सेल्स रहता है वो हमेशा मोटाइल रहता है और जो फीमेल का रहता है वो हमेशा नॉन मोटाइल रहता है। मेल वाला स्मॉलर भी रहता है साइज में और फीमेल वाला बड़ा भी या लार्जर भी रहता है साइज में। ठीक है बच्चों, चलो, ह्यूमन मेल इजैकुलेट्स अबाउट 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स ड्यूरिंग कोइटस। ठीक है, लगभग लगभग यहाँ पर एक डेटा दे रखा है, ठीक है बच्चों, यहाँ पर एक डेटा दे रखा है कि a human male ejaculates about 200 to 300 million sperms during coitus। कोइटस के दौरान, कोइटस के बाद में अप्रोक्सीमेटली 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स निकलते हैं। उसमें एक डेटा दे रखा है, ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है, इसमें पूछ सकते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन। ठीक है, फिर देखो, और इनमें से है ना 60% ऑफ स्पर्म्स को नॉर्मल शेप का होना पड़ता है और कम से कम उन्हीं 60% का एक छोटा पोर्शन डेट इज 40% में क्या होना चाहिए, विग्रस मोटिलिटी होना चाहिए। विग्रस यानी कि बहुत तेज उनमें मोटाइलिटी या एक मूवमेंट की कैपेसिटी होना चाहिए। ठीक है, स्पर्म्स की जो वायबिलिटी रहती है बच्चों वो लगभग 72 घंटे 72 आवर्स की रहती है। ठीक है, 72 आवर्स के अंदर, कोइटस के 72 आवर्स के अंदर तक अगर हमारा स्पर्म एग तक पहुंच जाता है, ठीक है, तो फिर लाइफ झींगा लाला, बेबी कंसीव हो गया। ठीक है बच्चों, चलो इधर देख सकते हैं आप, इसमें मोटिलिटी दे रखा है नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए। ठीक है, चलिए, sperms released from the seminiferous tubules are transported by the accessory ducts। ठीक है, जो स्पर्म हमारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकलते हैं वो कहां से ट्रेवल करते हैं, एक्सेसरी डक्ट से। और ये वाली चीज मैं बता चुका हूं, ठीक है, ये वाला फ्लो चार्ट मैं बनवा चुका हूं आपको, है ना, हमारी लास्ट क्लास में है, आप मेल रिप्रोडक्टिव वाले सिस्टम में आप पढ़ सकते हैं। क्लियर, चलिए, secretion of epididymis, vas deferens, seminal vesicle and prostate are essential for maturation and motility of sperms। ठीक है, ये क्या जरूर क्यों जरूरी है, एक तो हमारे मैच्योरेशन के लिए और स्पर्म्स की मोटिलिटी के लिए बहुत जरूरी रहता है। बच्चों क्या जरूरी रहता है, सेक्रीशन किस किस चीज का, एपिडिडाइमिस का। ठीक है, एपिडिडाइमिस बेसिकली सेक्रीशन नहीं कर रही, वो हाईली कॉइल्ड रहती है, तो एक ड्यूरेशन को बढ़ा देती है जिससे डायरेक्टली हमारा स्पर्म्स इजैकुलेट नहीं होता है, कुछ समय तक वो एपिडिडाइमिस में रहता, फिर वो आगे जाता है। ठीक है, किसी को और भी कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा, या हमारी पुरानी क्लास है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाली, आप उसको चैनल पे जाके जरूर देखिएगा। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक, है ना। और आपके जिस स्टूडेंट को समझ में नहीं आती बायोलॉजी उसको जरूर से भेजिएगा एक बार ये वीडियो, ताकि वो देखे, है ना। उसको बोलना भले 2x पे देख ले भाई, पर देख तो सही। ऐसे भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है, बायोलॉजी ज्यादातर बहनें लेती हैं। ठीक है, फॉर मैच्योरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म्स, समझ में आया आप सभी को, क्लियर। चलिए, ये देखिए, इस प्रकार से कुछ हमारे जो स्पर्म्स है इसे पूरा यूट्राइन एनवायरनमेंट में ट्रैवल करते हैं। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली ये जो सीन है ये हमारा फेलोपियन ट्यूब का हो, क्यों, क्योंकि वो ऐसे एक कतार में जा रहे हैं, यूजुअली से कतार में नहीं जाते हैं, एक कंसाइज जगह होगी, पतली जगह होगी, इसलिए ऐसे एक ऐसी लाइन में जा रहे हैं। ठीक है, देखिए, the seminal plasma along with the sperms constitutes the semen। ठीक है, स्पर्म और सेमाइनल प्लाज्मा यानी कि जो हमारा फ्लूइड बना था, जो हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, है ना, वो सब क्या बनाते हैं, सीमन बनाते हैं। ठीक है, आपको याद आया होगा खीर का एग्जांपल बच्चों, है ना, पुरानी क्लासेस में मैंने बताया है, जाके देखो जल्दी से वीडियो। ठीक है, तो इसमें आपको समझ में आ जाएगा। The function of the male sex accessory gland, ducts and glands are maintained by the testicular hormones। ठीक है, that is androgen या हमारा टेस्टोस्टेरोन। मैंने आपको ये भी बताया है कि एंड्रोजन रिलीज होता है, बट एंड्रोजन फर्दर हमारा टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है बच्चों, है ना। तो देखो इसका फंक्शन कैसा रहता है, यस, बेसिकली अगर मैं बात करूं तो हमारे जो एक्सेसरी ग्लैंड्स और एक्सेसरी डक्ट्स है, ठीक है,
उनके फंक्शन कैसे मेंटेन रहते हैं, हमारे एंड्रोजन के सेक्रेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। एंड्रोजन का सेक्रेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है बच्चों, बताओ? एलएच ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन के सेक्रेशन पर डिपेंड करता है। एलएच का सेक्रेशन कहां से होता है सर? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। गुड। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का सेक्रेशन कहां से होता है, मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी जो ग्लैंड है वो स्टिमुलेट कहां से होती है सर? सर वो होती है जीएनआरएच से, यानी कि गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन से। सर गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहां से निकलता है बच्चों? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन आपके हाइपोथैलेमस से निकलता है। ठीक है। अब आप पूछोगे सर हाइपोथैलेमस को कैसे मिलता है सिग्नल? अरे ब्रेन में ही है दादा, वो ब्रेन से सिग्नल मिलेगा उसको। ठीक है, चलो उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट। यस यस, बताइए प्रश्न। द सेक्रेशन ऑफ विच पार्ट ऑफ स्पर्म्स हेल्प्स टू एंटर द ओवम। ठीक है, इनमें से किस पार्ट का सेक्रेशन, यानी कि किस पार्ट में ऐसे एंजाइम्स रहते हैं जो स्पर्म्स को हेल्प करते हैं ताकि वो ओवा के अंदर एंटर हो सके? बताओ। जिन जिन बच्चों ने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, क्या थर्ड वाला, ठीक है, थर्ड सही आंसर है इसका। क्लियर? चलिए ठीक है बच्चों, है ना? उम्मीद है कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, है ना? स्टे ट्यून्ड फॉर मोर क्लासेस, है ना? सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। और भी अगर आपको कुछ टॉपिक समझना है क्लियर, तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, हम जल्द ही उसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे। क्लियर? कोई से भी सब्जेक्ट्स की, आपकी मैथ्स, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हम आपके लिए एक वीडियो बनाएंगे पर्टिकुलरली उस टॉपिक के लिए। क्लियर बच्चों? और आपके दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और अगर आपको हमसे मिलने की, एक्चुअल में मिलने की इच्छा है, फेस टू फेस मिलने की इच्छा है, तो आप सभी फोर्थ डायमेंशन एकेडमी इंदौर में जो है नेट पे है, हमारा गूगल पे है, आप उसको सर्च करके हमारे पास तक आ सकते हैं। ठीक है, अगली बार तक के लिए बाय बाय एंड टाटा। हम नेक्स्ट टॉपिक अगली क्लास में देखेंगे। बाय।